स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। आप देखिए कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया जंतर मंतर के रीजन के अंदर में। उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन का जो वॉइस है उसको सप्रेस किया गया है पार्लियामेंट के सेशन के अंदर में। रिसेंटली जो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो कंडक्ट हुआ, उसके अंदर में आप देखिए कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लार्ज नंबर के ऊपर सस्पेंड किया गया था। पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट देखने के लिए मिला, उसके बाद में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा कंटिन्यूअस जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था हाउस के असेंबल एरिया के अंदर में। तो वहां पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा इनको जो सस्पेंड है वो लार्ज नंबर के ऊपर किया गया। उसी के रिगार्डिंग में ये जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का एक ब्लॉक भी है जिसको कि हम इंडिया ब्लॉक के रूप से जानते हैं। तो जब इस इंडिया ब्लॉक को क्रिएट किया गया था अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उस समय भी एक प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिला था, सॉरी एक कंट्रोवर्सी है वो देखने के लिए मिला था हमारे कंट्री के नेम के रिगार्डिंग में, भारत और इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, उनके द्वारा आर्टिकल 1 के अंडर में इंडिया और भारत दोनों ही नेम है उनको रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। अगर हम इस प्रोटेस्ट के रीजन के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया जंतर मंतर के एरिया के अंदर में। दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर का जो प्लेस है, जो बेसिकली वहां पे जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जंतर मंतर कोई ऑफिशियली प्रोटेस्ट का साइट नहीं है दिल्ली के अंदर में, बट कंटिन्यूस वहां पे प्रोटेस्ट होने की वजह से जो भी न्यू प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया जाता है वो जंतर मंतर के रीजन के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसको 1724 के समय स्टैब्लिश किया गया था। जयपुर का जो एरिया है आमेर, आमेर के जो किंग हुआ करते थे महाराजा सवाई जयसिंह हैं, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड है, जिनके द्वारा यहाँ पे एज ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में जो जंतर मंतर है उसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1724 के समय में। स्टूडेंट्स, महाराजा सवाई जयसिंह वही पर्सन है जिनके द्वारा जयपुर नाम का जो सिटी है, जो राजस्थान का जो कैपिटल है, उसको भी क्रिएट किया गया है। जयपुर बेसिकली आमेर का जो फुटिल का जो एरिया है वहां पे उसको बनाया गया था एज ए ट्रेड सेंटर के रूप में। आप देखिए कि एंशिएंट समय में या मेडिवल एरा के समय में जो किंग का जो प्लेस है वो आपको हिली एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके बिहाइंड के रीजन ये है कि जो डिफेंस के परस्पेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है। जो अपोजिशन के अंदर उनके जो किंग हैं उनके ऊपर नज़र रखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिली एरिया के ऊपर से। तो आप देखिए आमेर नाम का जो किंगडम है वो भी बेसिकली हिली एरिया के अंदर जो फोर्ट है वो वहीं पे सिचुएटेड है। प्रेजेंट समय में वो एक टूरिस्ट प्लेस है। 1727 के समय में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड है जिनके द्वारा जो जयपुर नाम का जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया फुट हिल्स के अंदर में, और उसको एज ए ट्रेड सेंटर के रूप में जो डेवलप करने का जो विजन था उस समय में। आप देखिए महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड वही पर्सन है जिनका मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सभी में जो इंटरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी साइंस का जो प्रोग्रेस है उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो जंतर मंतर है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। हमारे कंट्री में जो जंतर मंतर का जो प्लेस है कौन कौन से सिटीज के अंदर इस्टेब्लिश है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में जरूर से रीड करना। क्या 5 ऐसे प्लेस है जहाँ पे जो जंतर मंतर है वो उनके द्वारा बनाया गया था, तो इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। नेक्स्ट इज अबाउट द रिपब्लिक डे के बारे में है। आप देखिए कि 26 जनवरी का जो दिन है उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट है वो यहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, इमानुएल मैक्रोन को। आप देखिए कि फ्रांस के साथ में इंडिया का जो रिलेशन है वो आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो 25 ईयर्स का हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का जो रिलेशन है उसको भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था दोनों ही गवर्नमेंट्स के द्वारा। हमारे जो इंडियन पीएम है वहाँ पे जो बेस्टाइल डे परेड है उसके अंदर भी चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया। इंडिया का एक कंटिजेंट है डिफेंस फोर्सेज का, उसने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फ्रांस वही कंट्री है जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट को कैरी आउट किया था पोखरण के रीजन के अंदर में 99 के समय में, तो फ्रांस के द्वारा इंडिया को फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज है वो किया गया था आफ्टर द पोखरण का जो टेस्ट है उसके बाद में। इसके अलावा हमारा बेस्टाइल डे परेड है और भी डिफरेंट एरियाज है जिसके अंदर इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम रीड करते हैं जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट, गुरुग्राम के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर में। तो आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा ही 2015 के समय जो पेरिस का एग्रीमेंट साइन किया गया था COP21 का, उस समय में इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा ही।
तो ये इंडिया फ्रांस के पर्सपेक्टिव से है। अगर हम रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा बेसिकली कोशिश किया गया था कि क्वेड के जो कंट्रीज हैं उनको अलाउ किया, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए। बट क्वेड के जो कंट्रीज हैं जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और इंडिया है, इन अलग अलग कंट्रीज के अंदर में उस समय में बेसिकली वहाँ के पार्लियामेंट का जो सेशन होने की वजह से वो कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो नहीं आ सके। उसके बाद में इंडिया के द्वारा कोशिश किया गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको अलाउ किया जाए। आप देखें कि यूएस के अंदर यहाँ पे इलेक्शन ईयर है और वहाँ पे जो कांग्रेस का एक सेशन है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसी वजह से यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी यहाँ पे मना किया गया। तो अब यहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में। आप देखिए कि किसी भी कंट्री के अगर पर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है तो हमारे कंट्री का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन आपको देखने के लिए मिलता है, उसी कंट्री को इनवाइट किया जाता है रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में। 2023 के समय किसको इनवाइट किया गया था स्टूडेंट्स? इजिप्ट के जो हमारे इजिप्ट के जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हुए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको इनवाइट किया गया था। और आप देखिए कि इजिप्ट फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी विजिट के लिए गए हैं। काफ़ी कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने के लिए मिला है दोनों कंट्रीज का, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग डोमेन्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है 1950 के समय में, उस समय में कौन हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट हुआ करते थे उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप देखिए कि ये वर्ल्ड का वो समय है जब इंडिया के द्वारा जो नेम का जो एरिया है, नॉन अलाइन मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंडिया के द्वारा प्रमोट किया गया था 1950s के एरा के समय में। क्योंकि जब वर्ल्ड टू ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो नई जो कॉलोनी वहाँ पे आज़ादी जिन्होंने पाई थी उनके द्वारा नेम का जो फिलोसफी है उसको प्रमोट किया गया था कि हम टू ब्लॉक्स के अंदर में ना जाते हुए अपना एक अलग से जो डोमेन है उसको यहाँ पे क्रिएट करें। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बेस्टाइल डे के बारे में डिस्कस किया जो 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1789 के समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो समय है उस समय आपको जो बेस्टाइल डे है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो बेस्टाइल डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें इंडियन पीएम है जो वहाँ पे गए थे। और अगर हम फ्रेंच के प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखें कि G20 की मीटिंग के समय भी ये इंडिया के लिए आए थे। G20 का जो मीटिंग है उसके समय भी इंडिया के लिए आए थे। नेक्स्ट IMF के द्वारा यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था कि इंडिया का जो डेप्थ है वो 100% GDP के इक्विवेलेंट देखने के लिए मिलेगा 2027-28 के समय में। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया था, उसको ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो रेसलर्स हैं जिन्होंने समय समय पे इंडिया का जो प्राइड है उसको काफ़ी हाई किया है, प्राइड को बढ़ाया है, इनके द्वारा अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर में उनके द्वारा कुछ प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है। इनके द्वारा रेसलिंग फेडरेशन के जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए गए थे। 2023 के समय भी इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उनके द्वारा अपना जो पद्म श्री जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया गया था उस पद्म श्री को रिटर्न किया गया है इनके द्वारा। अब ये इनके द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो केस बेसिकली कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है, तो उसका जो जजमेंट डिलीवर होने के बाद ही पता लग पाएगा कि वो केस क्या है, कैसे उसके फैक्ट्स हैं। आपको एग्जाम के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। एक तो पद्म श्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, पद्मा अवार्ड्स के बारे में कि पद्मा अवार्ड्स बेसिकली क्या हैं। पद्मा अवार्ड्स आप देखिए कि हमारे 3 कैटेगरी के अंदर जो पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। पद्म श्री है, पद्म श्री के बाद में पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। क्या आप हमारा जो इस जो पद्म अवार्ड्स अगर आपको दिए गए हैं तो क्या आप उसको नेम के साथ में यूज कर सकते हो? तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 18 बोलता है कि आप इस तरीके से जो पद्म अवार्ड्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। क्या गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको भी पद्म अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं? सपोज कीजिए आप IAS ऑफिसर जब बन जाओगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद में, तो क्या आपको भी पद्म अवार्ड्स है वो दिए जा सकते हैं? तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, साइंटिस्ट को, जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पद्म अवार्ड के रिगार्डिंग में, PM सर के द्वारा एक कमेटी है उसको बनाया जाता है। कमेटी के अंदर में आप देखिए कि किसी पर्सन को डेजिग्नेट किया जाता है कमेटी के हेड के रूप में और उनके द्वारा उस कमेटी को हेड किया जाता है। काफ़ी बार आपको जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं IAS ऑफिसर का है एक हाईएस्ट पोस्ट आपको देखने के लिए मिलता है, उनको बेसिकली जो कमेटी का जो हेड है वो बनाया जाता है पद्म अवार्ड कमेटी के बारे में।
3 कैटेगरी के अंदर है, पद्मश्री है, भूषण है और विभूषण है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्विस कैरी फॉरवर्ड किया गया हो सोशल वर्क के अंदर में, किसी भी एक्टिविटी के अंदर में, तो यहाँ पे पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। 120 जो पर्सन्स हैं उनको मैक्सिमम वे में यहाँ पे पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए कि फॉरेनर्स को पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या आफ्टर डेथ के बाद में भी ये दिए जाते हैं स्टूडेंट्स? आफ्टर डेथ भी आपको जो देखने के लिए मिलते हैं, आप देखिए कि नोबल हम प्राइज के बारे में रीड करते हैं, नोबल प्राइज आपको जो डेथ के बाद में देखने के लिए नहीं मिलता है। और आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में गांधी जी को जो नोबल पीस प्राइज है, नोबल अवार्ड्स है, वो नहीं दिए गए। उसके बारे में काफ़ी बार नोबल जो कमेटी है, यूनाइटेड नेशन है, उनके द्वारा भी काफ़ी बार इसको डिस्कस किया गया है कि गांधी जी को वो उस समय में नहीं दिया गया। कि आप देखिए कि उस समय वर्ल्ड का जो अलग जो ज्योग्राफी है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। जो कॉलोनीज है उनका इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है आपको ग्लोबल लेवल के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे इजराइल का जो वॉर है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम रेसलर के बारे में स्टूडेंट्स हमने वो डिस्कस किया था। आप देखिए कि ये वही पर्सन है, बेसिकली बजरंग पूनिया है, काफ़ी अच्छे रेसलर हैं रेस, और इनके द्वारा ओलंपिक के अंदर भी जो मेडल्स है वो लाए गए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ के अंदर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा जो रेसलिंग है उसको परफॉर्म किया था। अभी इनके जो कुछ एलिगेशंस है, जो कंटिन्यूस केस है जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और जो एलिगेशंस रेसलिंग फेडरेशन के अगेंस्ट में इनके द्वारा लगाए गए थे, ये न्यूज़ 2023 के समय से न्यूज़ के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम इजराइल के बारे में हम बात करें, आप देखिए कि इजराइल के बारे में आप देखिए स्टूडेंट्स कि इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर अटैक किया, हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था 7 अक्टूबर के दिन में। फिर इजराइल के द्वारा उसको काउंटर अटैक किया गया। तो अब काउंटर अटैक के रिगार्डिंग में एक थ्योरी है, उसको बताया गया है कि इजराइल जो कंटिन्यूस फाइट कर रहा है वो कंटिन्यूस फाइटिंग इन द डार्क, डार्क के अंदर में मीन्स यहाँ पे कंप्लीटली जो विजन है, जो टारगेट है वो नहीं पता है कहाँ पे कंटिन्यूस फाइट कर रहा है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसके बारे में आप देखिए कि यहाँ पे एक पर्सन हुआ करते थे, पर्सन का नाम है हर्जिल, हर्जिल नाम के एक पर्सन है। 1894 के समय उनके द्वारा कहा गया था कि एक जूइश स्टेट है उसको क्रिएट किया जाए एज ए बफर स्टेट के रूप में या एज ए डिफेंस स्टेट के रूप में, कि उसके द्वारा यूरोपियन यूनियन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके मिडिल ईस्ट का जो अपराइजिंग है उनके रीजन से। तो आप देखें कि यहाँ उस समय में ओटोमन एम्पायर हुआ करता था। 1894 के द्वारा उनके द्वारा कहा गया था कि ओटोमन एम्पायर को कि आप यहाँ पे एक जूइस का जो स्टेट है उसको क्रिएट कीजिए, और जूइस का इस स्टेट के पर्सपेक्टिव में हमारे द्वारा आपका जो फाइनेंस है उसको रेगुलेट किया जाएगा ओटोमन एम्पायर को। उस समय तो वो पॉसिबल नहीं हो सका स्टूडेंट्स, बट आप देखिए कि आफ्टर द 50 ईयर्स ऑफ 1894 के बाद में इजराइल नाम का जो स्टेट है वो क्रिएशन के अंदर में आता है 1948 के समय में। और इस इजराइल के क्रिएट होने के बाद में इजराइल के द्वारा जो कंटिन्यूस पैलेस्टीनियन एरियाज हैं उनको वहाँ पे अनेक्स किया गया, जिसमें वेस्ट बैंक का एरिया है, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, इनको कंटिन्यूस आपको देखिए कि अनेक्स किया गया है इजराइल के द्वारा। समय समय पे डिफरेंट टाइप का जो बैटल है वो भी देखने के लिए मिला है। जो यहाँ पे जो अरब कंट्रीज हैं उनके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है, इजराइल के द्वारा अपनी इन कंट्रीज को यहाँ पे डिफेंड किया गया है। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है 7 अक्टूबर के पर्सपेक्टिव से कि क्यों 7 अक्टूबर के उस अटैक के बाद में इजराइल के द्वारा जब काउंटर अटैक किया गया तो कंटिन्यूस इजराइल जो फाइट कर रहा है वो एक डार्क के अंदर में फाइट कर रहा है। स्टूडेंट 7 अक्टूबर को जब हमास के द्वारा अटैक किया गया था तो इजराइल का जो मेन पर्सपेक्टिव ये था कि यहाँ पे हमास को बेसिकली हमास से एक रिवेंज के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि हमास के ऊपर अटैक करना है। जो होस्टेज बनाए गए हैं उनको यहाँ पे होस्टेज को रिलीज करवाना है, ये इजराइल का एक मेन पर्सपेक्टिव है, वो बताया गया था। अगर हम इजराइल के बारे में डिस्कस करें तो एक न्यूक्लियर स्टेट है इजराइल, एक न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ में आप देखिए कि यूएसए है, वेस्टर्न के जो कंट्रीज हैं, यूके है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनका भी जो सपोर्ट है। डिफेंस के जो बेस्ट वेपन्स है वो उनके पास में अवेलेबल हैं, डिफेंस के जो बेस्ट वेपन्स हैं वो उनके पास में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल हाई न्यूक्लियर स्टेट बैक्ड बाय द यूएस एंड द वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा उसको बैक भी किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमास के बारे में, तो हमास के बारे में आप देखिए कि हमास एक तो ग्रेवयार्ड के अंदर में, ग्रेवयार्ड कहें या ओपन प्रिजन का जो एरिया है उसके अंदर वो सिचुएटेड है हमास का जो एरिया। इनके पास में कोई एयर का सपोर्ट नहीं है, एयर का भी कोई सपोर्ट नहीं है। 3 साइड से जो मैक्सिमम एरियाज है वहां से इजराइल के द्वारा उसको अनेक्स किया गया है, इजराइल को यहाँ पे उसके द्वारा कंट्रोल किया गया है। एक्सेप्शन ये है कि इसका जो सदर्न पार्ट है जिसको कि हम राफा बॉर्डर के रूप से जानते हैं, बॉर्डर रफा बॉर्डर के रूप से जानते हैं, वो यहाँ पे ओपन है इजिप्ट के साथ में।
और अगर हम वेपन्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे असोल्ट राइफल है, शॉर्ट या मीडियम रेंज के जो रॉकेट्स हैं वो आपको हमास के पास में देखने के लिए मिलते हैं। हार्डली 50,000 के आसपास जो यहाँ पे लड़ाके हैं जो हमास के पास में हैं, जो यहाँ पे वॉर की सिचुएशन है उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इजराइल के पास में इस तरीके का मोर पावर है, तो इजराइल इज मोर पावरफुल है। बट आप देखिए कि जब से इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया, यहाँ पे ओनली एक होस्टेज ऐसा है जिसको इजराइल के द्वारा अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू में यहाँ पे रेस्क्यू करवाया गया है। 3 होस्टेज ऐसे हैं जिनको इजराइल के द्वारा मिस्टेकन आइडेंटिटी के अंदर में मार दिया गया है मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू। जो होस्टेज यहाँ पे रिलीज हुए हैं वो किसके थ्रू रिलीज हुए हैं स्टूडेंट? जब से सीज फायर का जो सीज फायर का एग्रीमेंट साइन किया गया, शांति का जो एग्रीमेंट साइन किया गया, उसी के बाद में जो होस्टेज हैं उनको रिलीज किया गया था हमास के द्वारा। तो इस तरीके से बताया गया है कि इजराइल कंटिन्यूस यहाँ पे जो फाइट कर रहा है वो एक डार्क के अंदर में फाइट है। इस तरीके के ऑपरेशन का जो मोर देन 2 मंथ्स का जो समय हो चुका है, बट अभी भी कुछ भी यहाँ पे जो पॉजिटिव जो गेन है वो नहीं हो चुका है। हमास कंटिन्यू हाइड है अपना जो टनल्स है उनके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखिए कि इजराइल के द्वारा समय समय पे जो अटैक हैं वो किए गए थे, जैसे इसके अंदर लेबनान का जो अटैक है 1982 के समय का, हजीबुल्ला का जो अटैक है 2006 के समय का। बट इन ऑपरेशंस का जो क्या पॉजिटिव गेन रहा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इजराइल मोर देन 2 मंथ से फाइटिंग के अंदर है। 20% जो पीपल्स हैं वो वहाँ पे 20,000 के आसपास जो लोग हैं वो डेथ हो चुके हैं। 90% जो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा सका है, कभी सदर्न के एरिया के अंदर में, कभी नदन के एरिया के अंदर में उनको यहाँ पे जो बॉम्बिंग है वो कैरी आउट किए गए हैं। बट कोई भी पॉजिटिव गेन है वो नहीं हो चुका है। बस ये एक्सेप्शन ये है कि सिविलियंस का जो एरिया है वो डैमेज हुआ है इस फाइटिंग के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में है, आप देखिए कि 1954 के समय जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं स्टूडेंट? 22 तो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज हैं, इसके अलावा 2 लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश और राजस्थानी जो लैंग्वेज हैं उनके अंदर भी ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। तो इसमें कहा यही गया है कि इंडियन जो यहाँ पे लिटरेचर है उसको प्रमोट किया जाए, इंडिया का जो लिटरेचर है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए इस साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के थ्रू में। आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि लास्ट 2 ईयर से ये टॉपिक्स कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। 1972 के समय में जो मेघालय है वो यहाँ पे बनाया गया था, आसाम के एरिया से ही उस मेघालय को क्रिएट किया गया था। आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो स्टेट्स का जो क्रिएशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखिए आसाम नाम का जो स्टेट है वो हुआ करता था। आसाम नाम के स्टेट के बाद में आप देखिए कि 1962 के समय में, जो 1962 का जो समय है उस समय में डॉक्टर फीजो के द्वारा जो नागालैंड है उसको वहाँ पे बनाया गया। नागालैंड नाम का जो स्टेट है वो यहाँ पे क्रिएशन में आया। फिर 1972 का समय आता है तो आप देखिए कि 3 स्टेट हैं उनको बनाया जाता है। कौन कौन से स्टेट उनको बनाया जाता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगा मेघालय है, मेघालय के अलावा आपको देखिए कि त्रिपुरा है और मणिपुर है। मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है, ये 3 स्टेट है उनको स्टेटहुड दे दी जाती है। और उस समय में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है इस तरीके का, जिसमें फार ईस्ट के अंदर सबसे टॉप के ऊपर कौन है स्टूडेंट्स? अरुणाचल प्रदेश। सबसे लोअर के अंदर कौन है? मिजोरम। इन 2 जगह को उस समय में क्या बनाया गया स्टूडेंट्स? उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बाद में सिक्किम को भी इंडिया के अंदर ऐड किया जाता है 1976 के समय में, और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको फुल फ्लेज स्टेट है वो बना दिया गया था सिक्किम को। उसके बाद में देखिए कि जब गोवा को स्टेट बनाया गया 1987 के समय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी जो स्टेट हुड है वो दिया गया है। तो इस तरीके का नॉर्थ ईस्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले सिक्किम को 35 के थ्रू ऐड किया गया था स्टूडेंट, फिर उसको फुल फ्लेज स्टेटस जो दिया गया है वो 36 के थ्रू दिया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आसाम मेघालय का बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट का जो आपको इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम मानगढ़ हिल्स के बारे में, बेलगाम का जो रीजन है जो कर्नाटक और आपको महाराष्ट्र का देखने के लिए मिलेगा, कन्नूर का रीजन है जो आप देखिए कि केरल और कर्नाटक का इश्यू अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। परवाणु का जो एरिया है वो आपको वहाँ पे देखने, सरचू का एरिया है जो हिमाचल प्रदेश और आप देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे एरियाज हैं जो कंटिन्यूस स्टेट्स के बीच में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। क्या स्टेट्स को टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है स्टूडेंट्स? तो स्टेट्स को टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है वो नहीं है, पार्लियामेंट के पास में टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है।
पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी स्टेट को कभी भी रिक्रिएट है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है 2024 के समय में काफ़ी सारी जो नई बेंच है वो बनाई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 7 जज का जो बेंच है वो बनाया जाएगा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्पीकर का जो पोस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से मनी, यहाँ पे जो मनी के रिगार्डिंग में जो बिल है, मनी बिल जिसको प्रपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में। तो काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसके ऊपर में 7 जज का जो बेंच है वो बनने वाली है 2024 के समय में। काफ़ी सारे ऐसे क्रूशियल मैटर्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डील किया जाएगा। इसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे केस हैं, जैसे ईवी चिन्या केस है जिसमें कि क्लास विद इन द क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जामिन किया जाएगा। नबाम राबिया का एक केस है 2016 का, जिसके अंदर स्पीकर का अगर पोस्ट डाउटफुल है उसके ऊपर अगर कोई शैडो आपको देखने के लिए मिलता है तो उसके उनके द्वारा कम यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको डील ना किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो स्कीम है उसके बारे में। तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये स्कीम है 2022 के समय मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है, उसी के रिगार्डिंग में जो मीटिंग है वो यहाँ पे होने वाली है कि इसमें कैसे इस स्कीम के थ्रू वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो किया जाए। आप देखिए कि गति शक्ति नाम का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन टारगेट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% पैसा है जो सेंटर के द्वारा खर्च किया जाएगा। 1500 करोड़ का जो मनी है वो अलोकेट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है उनका एक फ्लाइट जाने वाला था जिसको बेसिकली बीच रास्ते के अंदर डिटेंड किया गया है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। दुबई से 300 के पास इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो यहाँ पे निकारगांव नाम का जो प्लेस है सेंट्रल अमेरिका के अंदर में। सेंट्रल अमेरिका क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नॉर्दर्न अमेरिका है, ये यहाँ पे सदर्न अमेरिका है, लैटिन अमेरिका जो यहाँ पे कनेक्ट करता है सेंट्रल अमेरिका का एरिया, वहाँ पे निकारगांव नाम का जो प्लेस है वो सिचुएटेड है। निकारगांव की अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड में तो यहाँ पे आपको कैरेबियन सी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे वेस्टर्न साइड के अंदर आपको देखिए पैसिफिक ओशियन सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो होंडुरास नाम का जो कंट्री है और सदर्न पार्ट के अंदर जो कोस्ट रिका नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। तो ये उस प्लेस के बारे में आप देखना। नेक्स्ट आप देखिए कि जो क्रेचेज है, जो झूला है, जो पालना है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी जो कॉन्सेप्ट है उनके वहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स के वहाँ पे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी 2019 का जो प्रीलिम्स है उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्या क्रेचे का जो फॉर्मेशन है, जो क्रेचेज हैं, जो यहाँ पे झूला है उसका फॉर्मेशन वहाँ पे किया जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर में। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे भी अलाउ किया गया है। आप देखिए कि कोई मदर है, उनका अगर छोटा बच्चा है तो अगर उनको वहाँ पे जो वर्क है वो करना है, वर्किंग मदर है, तो बेसिकली आप देखिए उनको इस तरीके का जो झूला है उसका फॉर्मेशन उसके अंदर भी अलाउ किया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर में उनको विजिट का भी अलाउ किया गया है कि डे टाइम में 3 टाइम्स उनके द्वारा विजिट किया जा सकता है वहाँ पे आफ्टर द जब उनके द्वारा जॉब को फिर से ज्वाइन किया जाता है। 2018 के समय केरल के अंदर में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में एक मूवी है जो ऑस्कर का 15 का जो रेस है उससे आउट हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कस बताया गया है। आप देखिए लास्ट ईयर ऑस्कर के अंदर में हमारा जो डांस के रिगार्डिंग ऑस्कर मिला था, एक तो नाटू नाटू नाम का जो सॉन्ग है उसके पर्सपेक्टिव से, जो आंध्र प्रदेश के अंदर बेसिकली एक ट्राइबल फाइटर हुआ करते थे जिनको मन्यम वीरुडू के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसी के ऊपर वो मूवी है नाटू नाटू का जो सॉन्ग है वो वहाँ पे बनाया गया था। आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एक एलिफेंट विस्पर के रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट्री था, उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिला था लास्ट ईयर। एलिफेंट विस्पर का जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में आप ज़रूर से देखना, आपको जब समय मिले तो। उसके अंदर एलिफेंट कैंप है उसके बारे में बताया गया है। बाद में काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ उन कपल्स के द्वारा, जो बाहर की जो फॉरेन जो कंपनीज हैं कॉरपोरेट सेक्टर की, उनके रिगार्डिंग में भी जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे। गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, गिफ्ट सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि वहाँ पे लिक्कर का जो कंजप्शन है वो अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है। आपको पता होना चाहिए गुजरात के अंदर में जो यहाँ पे लिक्कर है वो बैन है। गुजरात के अंदर जो ड्राई स्टेट है गुजरात, बेसिकली वहाँ पे जो लिक्कर है वो बैन है। आप देखिए कि हमारा जो डीपीएसपी का आर्टिकल 47 है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 47 है वो क्या बोलता है स्टूडेंट, कि आपको न्यूट्रिशनल लेवल है उसको यहाँ पे रेज करना है। इसके अलावा देखिए कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स है उनको यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है। तो बेसिकली एंटी लिक्कर जो एक डीपीएसपी का आर्टिकल है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
आर्टिकल 47 है जो गांधीयन प्रिंसिपल, जो बेसिकली लक्ष्मीकांत के पर्सपेक्टिव से उनको डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई इस तरीके का डिवाइड नहीं है कि गांधीयन प्रिंसिपल क्या है। गांधी जी के कुछ इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कोटेज इंडस्ट्री है, गांव के अंदर पंचायत होनी चाहिए, आर्टिकल 40 है, कोटेज इंडस्ट्री के बारे में है, स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइज का जो कॉन्सेप्ट आज आपको देखने के लिए मिलता है, लिकर बैन होना चाहिए, न्यूट्रिशनल लेवल को रेज करना है, यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रमोट करना है। ये कुछ गांधी जी के जैसे प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर बेस है। जो लक्ष्मीनाथ कांत नाम का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। ऑफिशियली ऐसा कोई डिवाइड नहीं है कि ये गांधीयन प्रिंसिपल हैं या ये सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो लिकर को अलाउ किया गया है गिफ्ट सिटी के एरिया के अंदर में, जो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे फॉरनर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको बेसिकली अट्रैक्ट किया जाए, तो हो सकता है इसको परमिट दे दिया जाए। नेक्स्ट चाइना के बारे में है। रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं जिनको बेसिकली किसके अंदर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेट के रूप में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो 17 रेयर अर्थ यहाँ पे मेटल्स हैं, 17 रेयर अर्थ की जो थिंग्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो टेक्नोलॉजी है उसको बैन किया गया है चाइना के द्वारा, कि यहाँ पे इनको बैन जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफ़र ना हो सके। क्या इंडिया के अंदर भी कोई रेयर अर्थ का जो मेटल है, वो जो एलिमेंट है वो पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रसिया के पर्सपेक्टिव से है। वहाँ के एक राइटर हैं जिनको एक्सेल के अंदर में है, उनके द्वारा कहा गया है कि रसिया कम्प्लीटली तो टोटलिटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू चला गया है, ये बताया गया है। यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तुर्की के द्वारा, तुर्की ने अपना नाम भी चेंज किया था स्टूडेंट 2022 के समय, तुर्कई उनका अपना जो नाम है वो किया गया था। तो आप देखिए कि उनके द्वारा आईएसएस के जो ग्रुप के रिगार्डिंग में कुछ 300 के पास पर्सन है जिनको डिटेंड किया गया है तुर्की के द्वारा। तुर्की का लोकेशन आपको जरूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट था नागोर्नो कारोबाग के रीजन के पर्सपेक्टिव से। तो अर्मेनिया के एक लीडर हैं, उनके द्वारा नागोर्नो कारोबाग का जो डिसोल्यूशन है उसको वैलिड नहीं माना गया है। अर्मेनिया के एक लीडर हैं उनके द्वारा। अब नागोर्नो कारोबाग का लोकेशन के बारे में डिस्कस करें। आप सपोज कीजिए अर्मेनिया है, ये यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे उनका कैपिटल है बाकू। तो ये जो नागोर्नो कारोबाग का जो रीजन है यहाँ पे सिचुएटेड था, ये रोड हुआ करती थी जो उससे कनेक्ट करती थी। तो आप देखिए कि कंप्लीटली इंटीरियर पार्ट के अंदर सिचुएटेड है अजरबैजान के। तो इस वजह से अजरबैजान के द्वारा उसको कंटिन्यूस अनेक्स है वो कर लिया गया है प्रेजेंट समय में। यहाँ पे अर्मेनिया है, लैंडलॉक कंट्री है, तुर्की भी इसी के पास में सिचुएटेड है। और यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक और एरिया है जो कि यहाँ पे अजरबैजान का है। ये बेसिकली जो कॉन्क्लेव है ये भी अजरबैजान का ही सिचुएटेड है। यहाँ पे तुर्की है और भी काफ़ी सारे कंट्रीज वहाँ पे सिचुएटेड हैं। लैंडलॉक कंट्री है अर्मेनिया, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। गाजा स्ट्रिप के अंदर 20,000 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है। तो ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस ये न्यूज़ के अंदर है स्टूडेंट्स। तो प्लेस आपको पता होना चाहिए, प्लेस से रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कुछ भी यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।